व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु उपल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वो बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोहर मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर कौन थे? द पर्सन हु चैलेंज आइंस्टीन। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे और इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया था जो कि एप्लीकेबल था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनका जो मॉडल था उनके पास वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड था। जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड था। तो बोहर मॉडल को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बोहर मॉडल ने सबसे पहले जो बात की थी वो क्या बात की थी कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और उनको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। इसी वजह से इन्होंने ऑर्बिट को नया नाम दिया एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल। यानी कि ईच ऑर्बिट एसोसिएट विद डेफिनेट एनर्जी, दीज आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल। यानी कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इट नाइदर लॉस्ट नॉर गेन एनर्जी। वो क्या होगा कि वहां पर जो ये जो एनर्जी पाथ है, उस एनर्जी पाथ की एनर्जी क्या कर दी उन्होंने? फिक्स कर दी कि इस पर्टिकुलर एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। उस समय ये ना एनर्जी गेन कर रहा होगा ना ही एनर्जी लॉस कर रहा होगा। एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इट नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। यानी कि इनकी एनर्जी, जो ऑर्बिट की जो एनर्जी थी, वो क्या कर दी इन्होंने? फिक्स्ड कर दी। एनर्जी क्या कर दी? फिक्स्ड कर दी। एनर्जी को क्या कर दिया इन्होंने? फिक्स्ड कर दिया। तो देखते हैं नील बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स। क्या देखते हैं? नील बोहर मॉडल के पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट क्या था बच्चों? फर्स्ट पोस्टुलेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore atom is electrically neutral. Therefore atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
यानी कि इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पोस्टुलेट जो दिया उसमें इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी वजह से एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। दूसरी बात जो सेकंड पॉइंट दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a definite circular path known as orbit। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ है, एक फिक्स्ड एनर्जी का पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। यानी कि रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने ये क्या कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि उन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे वो एक फिक्स्ड पाथ पर घूम रहे, उनकी एनर्जी फिक्स है, उनकी डेफिनेट एनर्जी है। उन्होंने ये कोई बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा, जिसको हम लोग ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी शेल कह सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी शेल बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो, या ऑर्बिट बोल लो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पोस्टुलेट क्या था, ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। हर ऑर्बिट या हर एनर्जी शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। यानी कि जो ये हमारे सर्कुलर पाथ है ये ऐसे ही नहीं घूम रहे होंगे, यानी कि ये ऑर्बिट जो होगी इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। जब ये इस पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तो उस समय ना ये एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। जब एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इट नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी, ठीक है। तो ना लूज करेगा ना एनर्जी को गेन करेगा, और हर ऑर्बिट की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। अब देखो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फोर्थ पोस्टुलेट जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। दी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रदरफोर्ड भी बात कर चुका था। दी सेंट्रीपिटल फोर्स is required for circular motion of electron is provided by the centripetal force is required for circular motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron। यानी कि अगर ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Fe इज इक्वल टू Fc, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। इस वैल्यू को यहां मैं एक जगह पर रख देता हूं, ये आगे काम आएगी, ठीक है? चलो ये बाद में उठा लेंगे, ये पॉइंट याद रखना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट इसने जो बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिए। आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट, आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन only be present in those orbit in which electron can only be present in those orbit in which its angular momentum is an integral multiple of h अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब यहां पर ये है, आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे मोमेंटम का मूवमेंट, यानी कि जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। यानी कि या तो एनर्जी या तो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई हो, या 2h अपॉन 2 पाई हो, 3h अपॉन 2 पाई हो, 4h अपॉन 2 पाई हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.5h अपॉन 2 पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या तो n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 0.5h अपॉन 2 पाई, नहीं। एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई के। यानी कि जितनी भी ऑर्बिट है, इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। या तो h अपॉन 2 पाई हो, या 2h अपॉन 2 पाई हो, या 3h अपॉन 2 पाई हो, 4h अपॉन 2 पाई हो, 5h अपॉन 2 पाई। और यहां पर 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है, ये n जो है नंबर ऑफ इंटीजर बोल सकते हो, या फिर n हमारा शेल नंबर भी होता है, ठीक है। जैसे अगर n1 है तो k, n2 है तो l, n3 है तो m, n4 है तो n, m5 है तो o। यानी कि अगर k शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? h अपॉन 2 पाई।
अगर एल शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए 2h/2π। अगर एम शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए 3h/2π। इतना होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम समझते हैं, ठीक है। यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इनके बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया r। ये v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है और इसका अपना एक मास होगा। मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, और ये एक पर्टिकुलर रेडियस के साथ घूम रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। p क्या होता है मोमेंटम, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो r क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस हो रहा होता है, दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा होता है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r mv साइन थीटा, और यहां पर एंगल कितने का बन रहा है 90, और साइन 90 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 1। तो एंगुलर मोमेंटम r mv साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा r mv। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π या 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं RMV इज इक्वल टू NH/2π। RMV इज इक्वल टू, यानी कि n नंबर तक हमारी शेल है, बहुत ज्यादा शेल है, n नंबर तक हमारी शेल है, तो उसका जब हम लोग इंटीग्रल, यानी कि n शेल का इंटीग्रल, n शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए h/2π होना चाहिए। कितना होना चाहिए h/2π। यानी कि n शेल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा NH/2π, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है RMV, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में इसने क्या कहा, इसने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in a particular orbit, it neither loss nor gain energy। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूम रहा है, तो ना ये एनर्जी लूज करेगा ना ही ये एनर्जी गेन करेगा। इट नीदर लूज नॉर गेन एनर्जी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू lower energy level, it
emits energy and jumps from lower energy, lower to higher. It gains energy. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, जैसे मान लो कि ये ऑर्बिट से, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप मारता है तो वो उस समय क्या कर रहा होगा, वो उस समय एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और जब हायर से लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी लूज करता है। यानी कि जब वो जंप मारता है हायर एनर्जी में तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो कि मुझे सीढ़ियां चढ़नी है और खूब ऊंची सीढ़ी पे जंप मारनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस समय एनर्जी गेन करूंगा यार, ठीक है। तो उस समय क्या कर रहा हूं, एनर्जी को गेन कर रहा हूं। और मुझे उतरना है तो क्या करूंगा, ले भैया उतर गया, तो एनर्जी क्या करूंगा, लूज करूंगा। जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो उस समय एनर्जी गेन करते हैं, जब उतरते तो जल्दी जल्दी भागते हुए उतर जाते ना, तो एनर्जी हमारी क्या होती है, बचती है। तो एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। जब जंप मार रहा है हायर एनर्जी पर तो गेन कर रहा है, लोअर एनर्जी पर जंप मार रहा है तो लूज कर रहा है, ठीक है। हायर से लोअर पे लूज करेगा, लोअर से हायर पे गेन करेगा। तो ये कुछ पॉस्टुलेट थे जो किसने दिए थे, बोहर ने दिए थे। इन्हीं पॉस्टुलेट पे इसने कुछ बातें बता दी थी। एक तो इसने क्या बता दिया था, रेडियस बता दिया था। अब देखो कैसे बता दिया था, आप सुनो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस बता दिया था। यानी कि न्यूक्लियस से कितनी दूर होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो वो कैसे बताया था। इसने एक इक्वेशन दी थी, मैंने पहला एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या था, mv² अपॉन r इज इक्वल टू k z² अपॉन r²। r से r कट गया, r से r कट गया, तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k z² अपॉन m इंटू r। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, कोई दिक्कत। चलो अब हमने दूसरी इक्वेशन निकाली थी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 अब ये mr को नीचे ले जाओ तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, nh अपॉन 2 mr। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दी, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से हमारे पास आया v² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 m² r²। दोनों ही v² के बराबर है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ये सेकंड, दोनों को बराबर लिख देता हूं मैं। तो दोनों को जब मैंने बराबर लिखा तो ये हो जाएगा kz² अपॉन mr इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 m² r²। अब देखो हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। इससे ये कट गया, m से m कट गया, तो ये पूरा टर्म नीचे ले आता हूं, r को इधर ले आता हूं, ये पूरा टर्म नीचे और r इधर से इधर पहुंच गया। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n² h² अपॉन k z e²
4 पाई स्क्वायर एम, ये हो जाएगा। अब जितनी भी कांस्टेंट चीजें, देखो के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 4 फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। तो आर निकल के आ जाएगा, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होने वाला रख दो, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और अंदर क्या बचेगा बताओ? एन स्क्वायर अपॉन जेड, अंदर क्या क्या बचेगा? एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन। इस पूरे टर्म को मैं नाम दे रहा हूं आर नॉट, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी। तो आर जो आ गया हमारा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर 2.53 भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट पता चल गया। हम लोग फुल डिटेल में जाएंगे, जेई तक की तैयारी कराएंगे, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से पता होगा तो आप कहीं से भी कुछ भी उठा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर डेरिवेशन नहीं आता होगा, ये फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास की फिजिक्स के लिए भी, और 11th क्लास की केमिस्ट्री के लिए तो है ही है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब एम आर को नीचे ले जाओ, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब r की जो वैल्यू थी वो हमें पता है, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। r की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, एन स्क्वायर इंटू जेड इंटू आर नॉट, ये निकाली थी। अब देखो, n से n कट गया, जो कांस्टेंट चीजें उन्हें एक तरफ रख देंगे, z अपॉन n क्या क्या हो जाएगा? z अपॉन n बाहर आ गया, बचेगा क्या? h अपॉन 2 पाई n आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू कितनी थी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को यहां रख देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पाई पता है, 2 पता है, प्लांक कांस्टेंट पता है, तो v निकल के आएगा z अपॉन n। इस पूरे से जो टर्म निकल के आ रहा है उसे हमने नाम दे दिया v नॉट, और v नॉट होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब v कितना आ जाएगा? z इंटू एन इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता चल गया इस तरीके से। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तो होती नहीं है, एनर्जी किसकी होती है? ऑर्बिट की। अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें दो टाइप की एनर्जी लगती है। अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते समय जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो कौन सी होगी?
काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों बॉडीज के बीच में लगातार इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी यहां पर। चलो साहब, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², यही होता है। v की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू को रख दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m की जगह पर मास रखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकाली थी? z/n, इस पूरे का स्क्वायर इंटू v0, इस पूरे का स्क्वायर कर दो। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आती है, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगी, z² n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस भी लगाने, ZE² माइनस आगे आ जाएगा अपॉन R। R की वैल्यू हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? कितनी निकाली थी R की वैल्यू? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²। R की वैल्यू हमने देखी थी अभी कुछ देर पहले, वो क्या थी? n² इंटू Z इंटू R0, यही हो जाएगी। ये हो जाएगा z² n² बाहर निकाल लो, और 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो यहां से कर लेंगे। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा 8, माइनस का आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम लोग टोटल एनर्जी देखेंगे, टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है, इसे सॉल्व कर लेना बेटा। ये वैल्यूज है ना, सब वैल्यूज लगा लगा के आपको देखना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? z² अपॉन n² 13.6 माइनस z² अपॉन n² 2 टाइम्स ऑफ 13.6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेन अब यहां से इस चीज को ध्यान रखना, और कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर मैं फर्स्ट एनर्जी शेल की बात कर रहा हूं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6। एनर्जी शेल सेकंड की बात कर रहा हूं, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 है तो वो फर्स्ट एनर्जी शेल में रहेगा। 3.4 है माइनस में तो वो इसमें रहेगा। अगर माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो कौन सी शेल में रहेगा? n=3। 0.85 माइनस में तो n=4। जब हमारी n जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, जब n हमारा इनफाइनाइट होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो नील बोर मॉडल ऑफ एटम था। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो सारी बातें अच्छे से पढ़ें, एक बार देखें, अच्छे से ड्राइव करें,
फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर ये न्यूमेरिक होते हैं, लेकिन आप लोग को मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री में भी ये सारी बातें बताई हैं। ओके बाय बाय।